आप सभी का किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले आपको अपडेट बता दें, उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का मतदान खत्म हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी में छठे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक 53.31% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के छठवें चरण में अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 58.68% वोट हुआ। बलिया में शाम 5 बजे तक 51.74% वोटिंग हुई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट वोटिंग परसेंटेज का आपको बता दें, 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है और वोटिंग समाप्त हो चुकी है। 53.31% वोटिंग उत्तर प्रदेश के छठवें चरण में हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, ये ताजा अपडेट, वोटिंग खत्म हो चुकी है। अंबेडकर नगर से संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। संदीप, सबसे ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा अभी तक अंबेडकर नगर से ही सामने आ रहा है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको हम बताएं 2017 का चुनाव देखा जाए, 2017 के चुनाव में 64% वोटिंग अंबेडकर नगर में हुई थी, जो कि मतदान काफी उत्साह उस वक्त था और इस बार भी उत्साह दिख रहा है। लेकिन 5 बजे तक लगभग 59% वोटिंग हुई है। अब कहीं कहीं अभी 1 घंटे का समय बचा हुआ था, अभी फाइनल इनकी फाइनल वो नहीं आ पाया है। अब इसके बाद वोट पड़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि जी। संदीप, अभी जब वोटर पहुंच रहे थे वोट डालने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ पर, तो किन मुद्दों को लेकर आज वोट डाला है वहां के लोगों ने, और उत्साह कितना ज्यादा आपने देखा? अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्रों में लोग थे, क्या क्या मुद्दे उनके रहे हैं आज? जी बिल्कुल, जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुद्दे तो यहाँ पे सड़कों के मुद्दे थे, सड़क के मुद्दे, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य के मुद्दे थे, क्योंकि हमेशा जो है यहाँ पर सड़क और स्वास्थ्य को लेकर हमेशा अम्बेडकर नगर के लिए वो रहा था। 5 सीटें अम्बेडकर नगर में हैं और इन 5 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनका मुकाबला आप किस तरीके से देख रहे हैं संदीप? जी बिल्कुल, 5 प्रत्याशी में अगर देखा जाए तो ये अम्बेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता था। मायावती खुद सांसद और विधायक रह चुकी हैं और यहाँ पे इस बार पिछली बार 3 विधानसभा सीटों पे बसपा ने पट्टम लड़ा था और 2 विधानसभा सीटों पे बीजेपी ने लहराया था। कहीं कहीं इस बार जो है जातीय देखते हुए, क्योंकि जो प्रत्याशी आए हुए हैं, जो सब बदलू प्रत्याशी हैं, जो समाजवादी पार्टी से कुछ बीजेपी में गए और कुछ बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं। जी ठीक है, आप संदीप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। गोरखपुर का हम रुख करेंगे। सुशील हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। सुशील, क्या अपडेट है गोरखपुर से? देखिए बिल्कुल, सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था उस दौरान सभी बूथों पर जो मतदाता थे वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। उनमें एक उत्साह था और वो उत्साह बूथों पर पहुंचने के बाद साफ देखने को मिल रहा था। और 6 बजे के आसपास जो है मतदान पूरी तरीके से समाप्त हुआ और आप देखेंगे कि अभी जितने भी वीवीपैट थे, ईवीएम थे, वो सारे ईवीएम पैट को सुरक्षा के मद्देनजर सारे पोलिंग एजेंटों के सामने जो है उसे सील कर दिया गया है। और उसके बाद धीरे धीरे कर करके अब यहाँ से वो जो है स्ट्रांग रूम में जाएगा और स्ट्रांग रूम में जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे रखा जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी जो अगर टोटल आंकड़ा का अगर 5 बजे की बात करें, क्योंकि 5 बजे के बाद अभी फुल फेज आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 5 बजे तक तकरीबन 54% के आसपास वोटिंग हुई है, जिसको लेकर के लगातार प्रशासन कवायद कर रहा था कि इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़े। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें 2017 में तो 55% जो है वोट प्रतिशत बढ़ा था और इस बार 54% 5 बजे के आसपास हो गया था। यानी अभी जो आंकड़ा आएगा वो माना जा रहा है कि 60 से एवब जाएगा। तो ऐसे में जो प्रयास था प्रशासन का और सरकार का, वो चुनाव आयोग का, वो प्रयास लगता है कुछ सफल होता हुआ नजर आएगा। जी, पिछले बार का मुकाबला अगर वोटिंग परसेंटेज का हम सुशील करें तो अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए मैंने बताया कि पिछली बार की अगर बात करें तो तकरीबन 55% के आसपास वोटिंग हुई थी, पूरा ऑल रिकॉर्ड जो आया था। लेकिन इस बार केवल 5 बजे तक की बात करें तो तकरीबन 54% जो है वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में 5 बजे के बाद 6 बजे तक का जो ये आंकड़ा है वो अभी आना बाकी है। यानी ये जो आंकड़ा आएगा तो ये माना जा रहा है कि 60% से ऊपर तक जाएगा और अगर 60 से ऊपर तक जाता है तो ये माना जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है और लोगों में जागरूकता आई है और लोग बढ़ चढ़ कर इस पूरे मतदान के इस पर्व में हिस्सेदारी उन्होंने निभाई है। इसका कारण आप सुशील वहां पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आपने वोटर्स के साथ बातचीत भी की होगी, क्या कुछ उनके मुद्दे रहे? और गोरखपुर सदर तो हॉट सीट भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से खड़े हुए हैं इस बार।
बिल्कुल, देखिए मतदाताओं से हमारी बात हुई थी सुबह से, कई बार बूथों पे जब हम पहुंचे थे तो उन मतदाताओं की एक कहना था कि वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो 3 मार्च का इंतजार कर रहे थे कि 3 मार्च कब आएगा और कब वो बूथ पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो इन सब शब्दों से आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं के अंदर किस तरह से वोट को लेकर जागरूकता थी और लगातार चुनाव आयोग भी इसको लेकर के प्रयास कर रहा था कि मतदाताओं में इसको लेकर के जागरूकता आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता पहुंचे। किसी को गोद में उठा करके, किसी को व्हील चेयर पे लेकर के, तो किसी को किसी तरीके से बूथ स्तर तक पहुंचाया गया और वहां पे उसके द्वारा उसे जो है वोट कराया गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो वोट प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन सभी प्रयासों का वो पूरा फल नजर आएगा। 9 सीटें हैं, पिछली बार 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। सुशील, मुद्दे इस बार क्या कुछ प्रमुख रही हैं जनता की? देखिए, जनता तो विकास चाहती है। जनता ये कहती भी है कि जो विकास करेगा वही उन पर राज करेगा। ऐसे में लगातार बीजेपी कहती है कि और कहती रही है कि हमने विकास किया है। विपक्ष उसको लगातार जो है खंडन करता रहा है कि विकास के नाम पर केवल जो है खानापूर्ति हुई है और केवल जो है दिखाने का काम हुआ है। तो ऐसे में जनता इस चीजों को लेकर के तय करी है और आज जिस तरीके से ईवीएम में अपने मत का जो है अपने मत को कैद किया है, वो 10 मार्च ये तय कर देगा कि जनता किस तरफ गई है, जनता किसको वोट की है, जनता किस तरह की सरकार बना रही है। जी ठीक है। अगर जनता की हम बात करें तो स्थानीय मुद्दे क्या कुछ अलग से जनता के हैं या फिर उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर चर्चा लगातार राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो रही है उन पर ज्यादा फोकस लोगों का रहा वोटिंग के समय? देखिए, इस बार अगर बात करें तो केवल महंगाई को लेकर के जनता में थोड़ा सा रोष जरूर था। जनता सिर्फ यही बात कह रही थी कि महंगाई पे इस सरकार ने लगाम नहीं लगाया और महंगाई कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा था इस बार जनता के लिए और कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए। विपक्ष का कहना था कि महंगाई हम आएंगे तो कम करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लगातार जो आर्थिक स्थिति रहती है देश की, वो लगातार जो है कोविड काल आने के बाद से स्थितियां किस तरीके से बदतर हो गई थी, लेकिन सरकार ने बहुत हद तक कोशिश की थी उसे मेंटेन करने की। और निश्चित से माना जा रहा है कि जो महंगाई का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल था और इसी को लेकर के जनता बार बार कह रही थी। बाकी जनता हर चीजों को लेकर के सरकार से खुश थी। फिलहाल जनता ये 10 मार्च को ये तय कर देगी कि आखिर जनता किस चीज को लेकर के वोट की है और ये क्या क्या मांगे कर रही थी। फाइनल जो आंकड़ा है वोटिंग परसेंटेज का, सुशील, लगभग कितनी देर में क्लियर हो जाएगा? देखिए, अभी कुछ ही देर में, क्योंकि ये पूरी तरीके से जितने भी बूथ स्थल है वहां से ईवीएम मशीन पूरी तरीके से सील हो रहा है और अभी कुछ ही देर बाद वो सारा आंकड़ा खुल करके सामने आ जाएगा कि पिछली बार और इस बार में कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है और कितने तक ये पहुंचा है। ठीक है सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबेडकर नगर से। नरेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है और जिसमें 5 बजे तक 59% के आसपास वोटिंग का जो आंकड़ा है वो आया है। लेकिन अभी करीब 1 घंटे के बाद दूसरा आंकड़ा आएगा जिसमें टोटल वोटिंग कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर अंबेडकर नगर में मुद्दों की बात की जाए तो महंगाई, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की तरीके से यहाँ पर भी मुद्दे हैं। ज्यादातर आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, खेती किसानी से जुड़े मामले, सिंचाई और बिजली भी एक मुद्दा है। तो इस तरीके से देखे जाए तो कॉमन मुद्दे ही हैं। लेकिन अब देखने वाली बातें होती है कि यहाँ पर जिस तरीके से इस बार समीकरण बदले हैं उसमें क्या होता है। हमने कई जगह दौरा किया और देखा, बूथों पर गया तो अंबेडकर नगर में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है अंबेडकर नगर और यहाँ पर 3 विधायक बीएसपी के थे। लेकिन इस बार जो है तीनों विधायक अब शामिल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में। तो ऐसे में कुछ समीकरण यहाँ पे बदला हुआ है। अब देखने वाली बात होती है कि किसके पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में टक्कर दे रही, सपा भी है और यहाँ अंबेडकर नगर में बीएसपी भी है, क्योंकि बेस वोट अंबेडकर नगर में बीएसपी का काफी ज्यादा है। इसी से उम्मीदें हैं कि बीएसपी भी सीटें यहाँ से निकाल सकती हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला अंबेडकर नगर में 5 सीटों पर देखने को मिला है। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, जनता ने किसको विजयी करने के लिए वोट किया है और कौन मार्जिन कितना ले लेता है, ये 10 मार्च को
काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सभी प्रत्याशी अपने आंकड़े जुटाने में लगे हैं कि उनको किस बूथ से कहां पर कितना वोट मिला है, कहां पर जातीय समीकरण भारी है और कहां पर बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है, किसानों ने किस तरीके से वोट किया है। इसका रिजल्ट तो 10 मार्च को ही आएगा। लेकिन देखिए 5 सीटें हैं और जैसा कि आपने बताया कि 3 बीएसपी के पाले में गई थी और 2 विधायक बीजेपी के चुने गए थे और वो बीएसपी वाले अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रत्याशी ज्यादा मायने रख रहे हैं, महत्वपूर्ण हो रहे हैं अंबेडकर नगर में, या फिर पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है? क्योंकि आपने बताया कि बीएसपी का भी दबदबा अच्छा खासा है, समाजवादी पार्टी में बीएसपी के प्रत्याशी गए हैं, तो क्या सभा को फायदा हो सकता है और बीजेपी कितना कमाल कर पाएगी यहाँ पर? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर बीएसपी के जो प्रत्याशी गए हैं, विधायक गए हैं वो समाजवादी पार्टी में, तो दोनों का वोट काफी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये कद्दावर नेता रहे हैं। जैसे लालजी वर्मा की बात की जाए तो जब बीएसपी की सरकार बनी तो लालजी वर्मा बड़े मंत्रालय के मंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वहीं रामअचल राजभर हैं, इनका भी एक बड़ा नाम है, पूर्वांचल में कद्दावर नेता रहे हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और मायावती की जब सरकार बनी है तो मंत्री रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनके बेस वोट इनके स्वतः के बनाए हुए हैं और कुछ समाजवादी पार्टी का मिलेगा। लेकिन ये एक सीन और देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ टक्कर दे रही है। तो त्रिकोणीय मामले की बात बनती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कौन किस सीट पर कितना भारी हो सकता है। थोड़ी बहुत मार्जिन के साथ कोई भी सीट यहाँ पर निकाल सकता है। जी, यानी नरेंद्र, मुकाबला दिलचस्प अम्बेडकर नगर में अब मानकर चलें। और मुद्दे जैसा कि आपने बताया कि कुछ एक आध मुद्दे हैं जिन पर बहुत ज्यादा फोकस लोगों का रहा, महंगाई जैसे मुद्दे। देखिए, महंगाई एक मुद्दा रहा है और दूसरा मुद्दा टांडा विधानसभा सीट है। टांडा क्षेत्र जो है बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे टेक्सटाइल का एक बड़ा उद्योग है। उनको सस्ती दर पर बिजली चाहिए और इस तरीके से सहूलियत चाहिए। किसानों को भी बिजली और सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। ये सारे मुद्दे रहे हैं। अब ये जो पार्टियों द्वारा वादे किए गए थे मुफ्त बिजली का और उनको फिक्स रेट पर जो है बिजली देने की बात कही गई है, अभी ये कितना असर करता है ये मुद्दा। और सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है कि जातीय समीकरण के आधार पर टिकट भी बांटे गए हैं और जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव भी लड़ा जा रहा है। 10 से 15% लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मुद्दों के आधार पे 10 से 15% वोटिंग होगी। अब ये जो वोटिंग मुद्दों के आधार पे होगी उसमें देखिए बीजेपी को कितना नुकसान होता है और बाकी जातीय समीकरण ज्यादा हावी देखे गए। हालांकि वोटर विकास की बात करते हैं, लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, जातीय समीकरण के हिसाब से ही वोट करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र की सच्चाई है, चुनाव की ये सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसी के आंकड़े पे सभी प्रत्याशी मैदान में आते हैं और जो प्रत्याशी जब मैदान में रहते हैं इसी आंकड़े के हिसाब से अपनी जीत और हार तय करते हैं। उनको कहां से ज्यादा वोट जुटाना है, कौन सी ऐसी जातियां हैं उनको अपने खेमे में लाना है। पूरे चुनाव के दौरान इसी पर फोकस किया जाता है कि किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए। बड़े मुद्दे देश स्तर के, प्रदेश स्तर के तो अपने आप में अलग है, उस पर थोड़ी बहुत फ्लोटिंग होती है, मतदाताओं की एक लहर बनती है इनके पक्ष में उनके पक्ष में, लेकिन जातीय समीकरण ज्यादा साधे गए हैं। अब देखना होगा कि सत्ता से रिएक्शन का क्या असर होता है और जो पार्टियों ने वादा किया था उसका क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने बड़े काम किए हैं, एक्सप्रेस वे गिनाया है, मेडिकल कॉलेज गिनाए हैं और तमाम जो सहायता राशियां बांटी गई हैं, किसान सम्मान निधि है, इन सारी चीजों का कितना असर पड़ता है। वोटर क्या उससे फ्लोट होते हैं या बीजेपी के पक्ष में बने रहते हैं, ये सारे मुद्दे हैं। जी ठीक है। बस्ती से सतीश हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे संवाददाता। सतीश, क्या जानकारी है, ताजा आंकड़ा क्या है वोटिंग परसेंटेज का बस्ती में? देखिए, बस्ती जनपद में 5 बजे तक जो आखिरी रुझान आ रहे हैं उसमें 55.4% का मतदान हुआ है और अभी अंतिम जो रुझान आ रहा है वो अंतिम जो मतदान प्रतिशत है वो अभी लेकिन आज इधर हमने जो रिपोर्टिंग की तो सतीश, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझ तक। सतीश, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए सतीश, आपके पास लौटूंगा, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे दर्शकों को ये ताजा जानकारी और ताजा वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बताने के लिए और ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर